कैसे आप सब लोग? लास्ट लेक्चर तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्म्स किए थे और एक्सपेक्टेड है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 5 मार्क्स तक पूछी जा सकती है इस टर्म 1 में, और 5 मार्क्स कम नहीं है हमारे लिए। 40 में से अगर 5 मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मुरली कुमार झा, ये फाइनल का स्टूडेंट, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, तब ये आपको वैसे तो समझ आ जाएगा अगर आपने यहाँ से भी स्टार्ट किया है तो, लेकिन मैं यही कहूँगा पहले आप पार्ट 1 देखें। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं लायबिलिटी। ये देख रहे होगे, ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो हमें आज पढ़नी है, और इसके होते हमारे 99% जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो ख़त्म हो जाएगा। लायबिलिटी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में समझा रखा है कि क्या होता है। लायबिलिटी वो होती है जो हमें फ्यूचर में पे करना है, मतलब ये हमारी क्या है, ऑब्लिगेशन है कि हमें इसको पे करना है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि अगर मैंने बैंक लोन लिया है तो मुझको लोन का इंटरेस्ट का रिपेमेंट, प्रिंसिपल का रिपेमेंट, मतलब ये जो रिपेमेंट करनी पड़ेगी, ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है जो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या समझा रहे हो सर इसमें? अब मैं इसके आगे समझाता हूँ। मैंने बोला था कि इसके पार्ट्स होते हैं, तो वो मैं आज पार्ट समझाता हूँ। तो लायबिलिटी के जो हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। क्या, कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एक होता है करंट लायबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। एक होता है करंट लायबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। अब सर ये करंट लायबिलिटी क्या है? तो ये करंट लायबिलिटी जो है ये हमें पे करना है, लेकिन सर कितने दिनों में? तो ये जो हमें पे करना है, ये करना है आपको विद इन 12 मंथ्स। जिस दिन आपकी ऑब्लिगेशन आई, फर्स्ट डे जिस दिन आपकी ऑब्लिगेशन आई कि मेरी ये लायबिलिटी बन गई है, तो उस दिन से लेके विद इन 12 मंथ्स, मतलब विद इन 1 ईयर आपको उस ऑब्लिगेशन को ख़त्म करना है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। सर कुछ एग्जांपल हो गया, क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर क्या होता है तो मैं आगे आने वाले टर्म में समझाऊंगा क्रेडिटर क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, क्रेडिटर मतलब होता है कि ये कोई लायबिलिटी है जो हमें विद इन 12 मंथ्स में पे करनी होती है। ठीक है, ओके। जैसे सर बैंक लोन, मान लो छोटा लोन है जो हमने बैंक से सैंक्शन करवाया है विद इन 12 मंथ वाला। वैसे लोन छोटा मिलता नहीं है, मतलब लोन 1 ईयर से ज़्यादा का होगा, लेकिन मान लो विद इन 1 ईयर का है ये। ठीक है, तो सर ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो हमें 12 मंथ्स के बाद रीपे करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो हमें 12 मंथ्स के बाद हमें रीपे करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को ही और क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब लंबी अवधि के लिए ये हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमें पे करना है। ठीक है, सर कुछ एग्जांपल। तो इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं शुरू से देता हुआ आ रहा हूँ कि इसका जो एग्जांपल है वो बैंक लोन हो गया। अब ये क्रेडिटर क्या है सर? क्रेडिटर मैं अभी आपको आगे आने वाली में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप दुकान पे गए, आपने दुकान में उधार में कुछ लिया, तो उधार में आपने कुछ लिया तो आप उसको पेमेंट करोगे कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 घंटे बाद। तो वो जो पेमेंट करोगे ना उसको बोलते हैं क्रेडिटर। मतलब आपने उधार में जो सामान लिया उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है लायबिलिटी। तो हम फर्स्ट टर्म तो समझ गए कि हमारी फर्स्ट टर्म लायबिलिटी होती है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा टिक। ठीक है, अब सर और चीज़ होती है कि इसमें ना एक इंटरनल लायबिलिटी भी होती है। इंटरनल लायबिलिटी होती है इसमें। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर?
इंटरनल लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई बिजनेस में जो मालिक उसमें पैसा लगा रहा है, मतलब जो कैपिटल लगा हुआ है, तो बिजनेस कहता है कि ये जो कैपिटल लगा रहा है ये भी तो एक तरह से मेरे लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को बाद में इस कैपिटल को रिपे करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, ये होती है इंटरनल लायबिलिटी। तो क्या दिया मैंने एग्जांपल, मैंने बोला जो ओनर का कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल जो है, तो वो होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। तो हमने सीख ली लायबिलिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी में एक और चीज आती है, क्या आती है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो ओनर्स का कैपिटल होता है वो होता है हमारा इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमने लायबिलिटी वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब सर दूसरा क्या है, सर सेकेंड पार्ट है असेट्स। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में कि ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पार्ट है असेट्स। असेट्स, सर असेट्स का मतलब क्या है, असेट्स का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि असेट्स का मतलब वो होता है जो हमें बेनिफिट दे, कब, फ्यूचर में। क्या बोला मैंने, यहाँ ऑब्लिगेशन नहीं बोला मैंने, यहाँ बोला मैंने बेनिफिट, मतलब फ्यूचर आने वाले टाइम में हमें ये बेनिफिट देगा। तो सर यहाँ पे क्या समझाने वाले हो असेट्स में, अब मैं यहाँ पे भी ये समझाने वाला कि असेट्स कितने टाइप में होते हैं। तो टाइप बोले तो देखते कितने टाइप में होते हैं। असेट्स जो है हमारा, वो असेट्स हमारा होता है, एक होता है करंट असेट्स, करंट असेट्स, दूसरा होता है हमारा नॉन करंट असेट्स, साथ साथ आप नोट कर लीजिए, और तीसरा होता है हमारा फिक्टिशियस असेट्स। अब ये करंट असेट्स क्या है, तो जैसे मैंने लायबिलिटी में समझाया विद इन 12 मंथ्स और बियॉन्ड द 12 मंथ्स, वही फंडा यहाँ पे भी लगता है। मतलब क्या कि करंट असेट्स जो होता है वो हमें जो बेनिफिट देता है, बेनिफिट देता है विद इन 12 मंथ्स देता है, विद इन 12 मंथ्स में हमें बेनिफिट देता है। सर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश बैलेंस विद इन 12 मंथ्स रियलाइज हो जाता है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिजनेस चला रहे हो तो मतलब कि आप आज ला रहे हो कैश, 10 दिन बाद खर्च कर दोगे, एक साल के अंदर खर्च कर दोगे, तो वो हो गया कैश। बैंक बैलेंस, अब इसमें एफडी भी आती है, बट वो एफडी अब डिपेंड करता है कितने टाइम का है। 1 साल का एफडी कराया आपने तो इसमें आ जाएगा, नहीं 1 साल से ज़्यादा का एफडी कराया है तो अभी देखते हैं वो कहाँ पे आता है। अब दूसरा चीज़ होता है हमारा नॉन करंट असेट्स। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, डेटर। अब डेटर क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, अभी आगे आने वाले टर्म में कुछ समझाऊंगा मैं। अभी नॉन करंट असेट्स क्या है, सर नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो हमें बेनिफिट देने वाले हैं बियॉन्ड द 12 मंथ, मतलब 12 मंथ्स के बाद भी वो हमें बेनिफिट देंगे। सर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि बियॉन्ड 12 मंथ्स हमें ये बेनिफिट देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो हमारी लैंड जिस पे हम खड़े हैं या मैंने खरीद रखा है लैंड, वो तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता ना। तो लैंड हमें क्या होता है 1 साल के बाद भी बेनिफिट देगा, उसमें कुछ भी बना लो या उस पर कुछ भी उगा लो, तो वो हमें 1 साल के बाद भी बेनिफिट देता रहेगा। बिल्डिंग, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग जिस मकान में आप रहते हो, क्या उसको तोड़ दोगे 1 साल के अंदर? नहीं ना। तो ये भी क्या होता है, बेनिफिट देता है हमें 1 साल के बाद भी। तो ये दोनों चीज़ हो गई। या और भी ले सकते हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, उसके बाद सर ये तीसरी चीज़ क्या है, 2 चीज़ तो समझ गए, एक तो हो गया आपका विद इन 12 मंथ्स, दूसरा हो गया बियॉन्ड द 12 मंथ्स। तो सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, इसका मतलब ही कुछ नहीं है, मतलब इसकी जो है ना, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं है, नॉट रियलाइजेबल, ये खत्म हो चुका है पहले ही, इसका रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं है। तो सर होता क्या है फिर ये, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो मान लो
किसी कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदे क्या 1 साल देगा उसको? नहीं ना, वो तो 1 साल से ज़्यादा साल मिलेगा, है ना। मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट में आज करवा रहा हूँ तो उस एडवर्टाइजमेंट को लोग देख के मेरी सामान 10 साल तक भी खरीद सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट 20 साल तक भी खरीद सकते हैं, तो मुझे तो 20 साल तक का बेनिफिट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया हमने, वो मैंने देखा कि मेरे को ना 5 ईयर तक बेनिफिट देगा, तो मैं क्या करूँगा, आज तो मैंने बुक कर लिया, बट मैं क्या करूँगा, इसको ओवर द 5 ईयर इसको मैं पहले तो असेट्स मान के बुक कर दूंगा 5 साल तक, कि भाई पूरा का पूरा मेरा 1 लाख का, मान लो 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट करवाया मैंने, पूरा का पूरा 1 लाख जो है वो मेरा एसेट्स है। जैसे जैसे 1 साल खत्म होता जाएगा, जैसे मान लो 1 ईयर खत्म हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे एसेट्स को हटा के यहाँ मैं एक्सपेंस ट्रीट कर दूंगा, ठीक है। दूसरे साल एसेट्स को हटा के एक्सपेंस ट्रीट कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने पहले से क्या किया, मैंने दूसरे साल भी एसेट्स मैंने दिखाया होगा, तीसरे साल भी मैंने एसेट्स दिखाया होगा, चौथे साल भी मैंने एसेट्स दिखाया होगा, और 5वें साल भी मैंने एसेट्स दिखाया होगा। जैसे जैसे मैं ईयर को खत्म करता जाऊंगा, जैसे 1 ईयर खत्म हो गया, मैंने उसको एसेट्स हटा दिया, एसेट्स से हटा के एक्सपेंस में ट्रीट कर दिया। दूसरे साल भी एसेट्स को एसेट्स में से हटा दिया, एक्सपेंस में ट्रीट कर दिया। लेकिन हमने फर्स्ट में क्या किया था, शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने 1 लाख का असेट्स बुक किया था। तो ये होता है फिक्टिस एसेट्स, कुछ नहीं होता फिक्टिस एसेट्स, ये असेट्स होता है बाद में जाके कट के वो एक्सपेंस के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्टिस एसेट्स है। तो ये समझने में थोड़ा हमें टाइम लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये होती है हमारी, ठीक है। तो हमारा लाइबिलिटी हो गया, असेट्स हो गया, तुम नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो इसको, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है परचेज। क्या है हमारा, परचेज। और दूसरा क्या है, सेल। परचेज है, सेल है, अच्छा। फिर सर परचेज क्या होता है, परचेज? तो सर परचेज का मतलब होता है कि मैंने कोई गुड्स परचेज किया, किसी दुकान पे गया, मैंने कुछ गुड्स परचेज किया। सर सेल क्या होता है फिर? सेल मतलब ये क्या होता है कि मैं दुकानदार हूँ और मैंने किसी को गुड्स क्या किया, सेल किया। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ दोनों, आपने अगर एग्जाम्पल को गौर से सुना होगा तो मैंने दोनों जगह गुड्स का नाम लिया है। क्या मैंने गुड्स के अलावा कुछ बोला है? नहीं। तो यहाँ पे परचेज और सेल ओनली ऑन गुड्स का होता है। तो सर और किस चीज़ का होता है? और तो किसी चीज़ का होता भी नहीं होता है। सर्विसेज का भी तो होता है ना, कि मैं अगर कंपनी में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, गुड्स थोड़ा ना दे रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे जो परचेज और सेल वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये आप समझ गए होंगे कि परचेज और सेल क्या है, ठीक है, ओके। तो सर आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, देखो इन दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं टॉपिक। सर परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है? दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। दुकानदार ने मुझे सामान दिया, मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है। मुझे अब वो गुड्स अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको वापस कर दिया। अब दुकानदार ने जो सेल किया था मुझे, उसके लिए अब ये क्या हो गया, सेल रिटर्न। मतलब वो उसके लिए रिटर्न हो गया, मतलब उसको मैंने रिटर्न किया, उसके लिए क्या हो गया, सेल रिटर्न। ये एग्जांपल ध्यान से समझना, उसके लिए क्या हो गया, दुकानदार के लिए सेल रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया, ओके। तो सर परचेज रिटर्न क्या होता है? आप देखो परचेज, इसी एग्जांपल में देखना, परचेज रिटर्न भी समझा दूंगा मैं। क्या होता है परचेज रिटर्न? कि अब दुकानदार को मैंने वापस कर दिया, तो जब मैं गया था स्टार्टिंग में, तो मैं क्या सेल करने गया था? नहीं ना, मैं तो खरीदने गया था। दुकानदार ने मुझे सेल किया, बट मैंने तो खरीदा, तो मैंने तो परचेज किया। तो मुझे अब वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मतलब गया मेरे यहाँ से, तो वो क्या हो गया, परचेज। मेरे यहाँ से गया ना, वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मैंने परचेज किया था, मैंने वापस कर दिया, वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। लेकिन दुकानदार ने जब सेल किया था और दुकानदार को जब मैंने वापस किया, तो दुकानदार के पास जब वो सामान आया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए सेल रिटर्न हो गया। समझ गए? तो ये होता है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न परचेज से होता है और बिलोंग करता है, और सेल रिटर्न सेल से बिलोंग करता है। इसका एक और नाम है, परचेज रिटर्न का एक और नाम। मैंने क्या बोला, परचेज रिटर्न मतलब मेरे पास सामान आया, मैंने उसको वापस भेज दिया। वापस भेजना मतलब क्या होता है, बाहर भेजना। बाहर मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड,
रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, सेल रिटर्न मतलब, सेल रिटर्न मतलब क्या कि दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल रिटर्न मतलब क्या, दुकानदार ने सेल किया था मुझे, उस दुकानदार के पास दोबारा सेल मतलब गुड्स चला गया वापस, तो वो क्या होता है सेल रिटर्न। मतलब रिटर्न इनवर्ड मतलब उसके पास दोबारा सामान क्या हो गया आ गया, मतलब रिटर्न इनवर्ड, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। समझ आ गया तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि समझ आ गया है, ठीक है। नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक, डन। तो ये होता है परचेज, ये होता है सेल, ये होता है परचेज रिटर्न, ये होता है सेल रिटर्न, ठीक है। ये बहुत यूज आने वाला है अकाउंट में, बहुत यूज होगा अकाउंट में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना ये कम से कम 40 में से 5 मार्क्स का ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो पूछेगा ही पूछेगा। और मैंने अच्छे से समझाया है और तुम्हें समझ भी आया, और नहीं समझ आया तो दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने लायबिलिटी कर लिया, हमने असेट्स कर लिया, हमने परचेज कर लिया, हमने परचेज रिटर्न कर लिया, इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ये भी हमने सीख लिया। ये सेल होता है, ये सेल रिटर्न होता है, और ये रिटर्न इनवर्ड होता है, ये भी हमने सीख लिया। अच्छा, अब अगला क्या आता है, वो तो डेटर और क्रेडिटर। अब डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, अब सर आपने एग्जाम्पल दिया था असेट्स और लायबिलिटी वाले पॉइंट में कि डेटर होता है और कोई क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके समझाता हूं कि डेटर का मतलब क्या होता है। सर डेटर का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अंकल जी के पास गया, अंकल जी मुझे कुछ सामान चाहिए। तो अंकल जी बोला ठीक है बेटा ले ले सामान, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला अंकल जी पैसे नहीं लाया। बोले निकल यहाँ से, मैं नहीं दे रहा। मैं बोला अंकल जी प्लीज़ दे दो ना। बोले नहीं भाई ऐसे नहीं देते हम। बोला अंकल जी मैं जान पहचान को हूँ आपके। बोले जान पहचान है तो क्या हो गया, मैं नहीं देता। मैंने बोला अंकल ठीक है मैं दे दूंगा आपको, 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। फिर अंकल जी ने बोला चल ये पैसे दे देगा, ठीक है चल मैं तेरे को दे देता हूँ। सर डेटर का मतलब मैंने समझा कि दुकानदार ने मुझे माल जब उधार में बेचा, उधार में, क्रेडिट में, ठीक है, उधार में, उधार को क्या बोलते हैं क्रेडिट, उधार में जब बेचा उसने मेरे को माल, तो वो दुकानदार के लिए मैं हो गया डेटर। लेकिन सर मेरे लिए फिर वो दुकानदार क्या बना ये तो बताओ सर। अच्छा ये भी जानना है, तो मेरे लिए मतलब मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए वो दुकानदार जो बना वो क्रेडिटर बना, क्योंकि मैं उसको पैसे दूंगा, उस सामान के पैसे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं दूंगा, तो लेकिन देना तो पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो ये जो मैंने उधार में माल खरीदा, क्या बोला मैंने खरीदा, यानी कि परचेज जो मैंने किया है, ये मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए वो क्या हो गया, वो मेरे लिए हो गया क्रेडिटर। दुकानदार मेरे लिए क्रेडिटर हो गया और मैं दुकानदार के लिए डेटर बन गया, क्योंकि उसने मुझे क्या किया, सेल। अब सर सिंपल लैंग्वेज समझाओ ना, क्या समझा रहे हो इतना मुश्किल लैंग्वेज में। ये है मान लो दुकानदार, ये दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार है। अब ये मैं हूं, इसने मुझे क्या किया, सेल किया, इसने मुझे क्या किया, सेल किया, सॉरी दुकानदार, इसने मुझे सेल किया। सेल किसने किया, उधार में किया। अब जब ये उधार में सेल कर रहा है, तो मैं मान लो मिस्टर ए हूं, तो इसके लिए, दुकानदार के लिए जो ए है वो बन जाएगा डेटर, क्योंकि बाद में इसको क्या मिलने वाला है, पैसा तो मिलने वाला है। तो डेटर है यानी कि हमारे लिए असेट्स है, क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, क्योंकि बाद में पैसा उसको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब यही बंदा एक और है बी, ठीक है। अब दुकानदार उससे ना माल खरीदता है, तब मेरे को बेचता है। दुकानदार मेरे से माल खरीदता है, उसे इससे माल खरीदता है और तब मेरे को बेचता है। इससे ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, इससे परचेज कर रहा है दुकानदार, इससे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। दुकानदार जब इस पर परचेज कर रहा है, वो भी क्या है, क्रेडिट परचेज है, उधार में है, ठीक है। तो जब ये परचेज कर रहा है और ये पैसे देगा बाद में, इसको बी को, मिस्टर बी को ये पैसे देगा बाद में, ठीक है। तो जो ये बी है ये बन जाएगा हमारा क्रेडिटर, क्योंकि दुकानदार इसको कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद पेमेंट करेगा, ठीक है। तो बी हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर।
क्योंकि ऑब्लिगेशन बन गई, पेमेंट करना है मतलब ऑब्लिगेशन बन गई, बी को इसको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसने उधार में माल परचेज किया है। तो ये हमारे लिए बन गया लाइबिलिटी। समझ गए? तो ये चीज़ हो गया क्लियर। मेरे ख्याल से ये डेटर और क्रेडिटर का फंडा तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन। तो मेरा डेटर भी क्लियर, मेरा क्रेडिटर भी खत्म। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं पहले। उसके बाद हमारा एक और मेन मुद्दा है, वो हम समझेंगे। ओके, एक मैं इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं कि गेन क्या होता है। सर ये क्या बोल रहे हो, लास्ट लेक्चर में आप समझाया तो था प्रॉफिट। सर मैंने प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था? मैंने प्रॉफिट का मतलब बताया था कि जो आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रही है। तो गेन क्या है सर? गेन भी तो वही है। नहीं, गेन का मतलब यहाँ पे होता है कि अदर देन बिजनेस अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रही है उसको बोलते हैं गेन। सर एग्जाम्पल से समझाऊँ, हमें ऐसे समझ तो आती ही नहीं। एग्जाम्पल दोगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। तो समझो एग्जाम्पल। सर मेरा बिजनेस है कपड़ों का, मान लो कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है। अब मुझे लॉटरी हो गई। कपड़ों के बिजनेस में अगर मैं कपड़ों को बेचता हूँ, खरीदता हूँ, कुछ एक्सपेंस करता हूँ उसको मेंटेन करने के लिए, तो रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा अमाउंट वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन सर मेरे को ना यहाँ पे ना लॉटरी लग गई, मेरे को लॉटरी में कुछ अमाउंट मिल गया। तो सर ये लॉटरी क्या है? ये लॉटरी तो जो है ये हमारे लिए गेन है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का पार्ट था ही नहीं, और जब बिजनेस का पार्ट नहीं था तो ये हमारा गेन बन गया। सर एक और एग्जांपल दीजिए ना, एक एग्जांपल से समझ नहीं आया। ठीक है, अब मेरा कपड़ों का बिजनेस था, मैंने क्या किया? मैंने एक बिल्डिंग उठा के बेच दिया। तो जो मैंने बिल्डिंग उठा के बेचा, क्या मेरा ये बिजनेस था? नहीं, मेरा बिजनेस तो कपड़ों का था। तो बिल्डिंग जो मैंने बेचा तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए बन गया गेन, क्योंकि ये मेरा अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है। समझ गए? तो ये होती है हमारी गेन। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका बैड डेट। सर बैड डेट, बैड मतलब तो बुरा होता है। जी बिल्कुल आपने सही पकड़ा, बैड डेट्स। सर बैड डेट, जी अभी मैंने समझाया था ना आपको कि ये मेरा डेटर है, ये दुकानदार जो है, दुकानदार, ठीक है, ये मेरे को ए है कोई बंदा, इसको सेल करता है क्रेडिट में। अब ए बोल रहा है इसको मैं नहीं दे रहा पैसे, मैं पैसे दे ही नहीं। तो अगर ये ए जो है इसको पैसे नहीं देता है तो ये बन जाता है दुकानदार के लिए, पहले तो दुकानदार के लिए ए था डेटर, लेकिन अब क्या है, ए जो है वो पैसा दे नहीं रहा है। तो पैसा अगर नहीं दे रहा है तो ये जो दुकानदार के लिए ये बन जाता है बैड डेट्स, क्योंकि ये पैसा गया पानी में, तो ये हमारा बैड डेट्स बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैड डेट्स की कहानी। मतलब डेटर था, अब वो डेटर नहीं, वो डेटर बन के बैड हो जाता है और वो हमारा बैड डेट हो जाता है, वो धमकी देता है मैं पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैड डेट। इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि आपका दिवालिया निकल जाना, मतलब आपके पास पैसे नहीं होना। आपके पास कोई पैसे लेने आ रहे, आप बोले मेरे को मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? ठीक है, तो कोर्ट ने आपको कर दिया है कि हाँ भाई आप इंसॉल्वेंट हो, आपको हम पैसे, मतलब आपसे पैसे अब कोई रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है इंसॉल्वेंट। और ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये हमारा इंसॉल्वेंट भी हो गया, बैड डेट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, गेन हो गया। ठीक है, ओके। अब जो दो मेन पॉइंट है वो पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है, अब दो जो मेन पॉइंट है वो है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट क्या होता है सर? रिसीप्ट मतलब आपको बिजनेस में कुछ रिसीव होना, सीधी सी बात है, रिसीव होना, पैसा रिसीव होना, वो होता है रिसीव। ठीक है, अब ये होते हैं दो टाइप के, रिसीप्ट के होते हैं दो टाइप के। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब क्या सर? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो
बार बार होती है। मतलब इसमें सीधा एक फंडा याद रखना कि रेवेन्यू और कैपिटल में जो फर्क होता है वो एक चीज़ का होता है कि ये ना रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का, ठीक है। ये वाला रेकरिंग नेचर का होता है और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो ये रेकरिंग नेचर जो है ये फंडा याद रखना। सर होता क्या है रिसिप्ट? रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, कहीं से पैसा मुझे आ रहा है, मतलब कुछ किसी बिजनेस का मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक, ओके। तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है जो कि बार बार हो रहा है, बार बार हमें कोई रिसिप्ट मिल रही है, मतलब रिकरिंग नेचर का होता है ये। और सर कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? जो कभी कभार मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सर गेन, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, जो बिजनेस से रिलेटेड रिसिप्ट होती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड रिसिप्ट नहीं होती है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। सर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा बिजनेस है कपड़ों का, तो कपड़ों में मुझे जो रिसिप्ट हो रही है, मतलब जो मेरी इनकम हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू जो हो रही है, ठीक है, उसको जो सेल करने से जो रेवेन्यू होती है बार बार, मतलब साल में कितनी बारी सेल करते हैं हम, तो उससे जो रेवेन्यू होते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि मैंने बिल्डिंग को बेच, जैसे मैंने गेन में समझाया था कि लॉटरी लग गई मेरी, ये मैंने बिल्डिंग को बेच दिया, अदर देन बिजनेस है मेरा ये, तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ओके। तो हम समझ गए रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम खर्चे करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिजनेस के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो सर एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? एक्सपेंडिचर जो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो हम बिजनेस में बार बार खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब कि जो रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार जो खर्चा होता है हमारे बिजनेस में, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, मतलब मैं जिस बिल्डिंग में बिजनेस अपना चालू कर रहा हूँ या चला रहा हूँ उसका जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है? ये रेकरिंग है। और रेकरिंग है मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, हर महीने आती है, ये क्या है? हमारा रेकरिंग नेचर है। रेकरिंग नेचर है मतलब कि हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती है जो कभी कभार किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, ठीक। जैसे कि हो गया, मतलब ये लॉन्ग कैपिटल, एक बार खर्चा किया आपने, ये लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी पोर्शन छिपा हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी पोर्शन छिपा हुआ है। सर कैसे? जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें समझाया था एक फिक्टिशियस एक्सेस में कि मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या? ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बिल्कुल है एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट आपको क्या हर साल करना पड़ता है? हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट हमको हर साल करना पड़ता है, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का आ रहा है, रेकरिंग नेचर का है। लेकिन ये जो हमें बेनिफिट है ना एडवर्टाइजमेंट करने से, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं और ये कई सालों तक हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ये हमारी क्या है? एक तरह से बेनिफिट भी दे रहा है हमें लॉन्ग टर्म तक, यानी कि हमारे कैपिटल का भी पार्ट बन रहा है ये। तो यानी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ओके। तो ये भी हमारा हो गया, हमारा रिसिप्ट भी हो गया, हमारा अब पेमेंट भी हो गया, ठीक है। पेमेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर, इसको पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आता है? नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट सर डिस्काउंट क्या? वही बाय 1 गेट 1 फ्री, 40% ऑफ, जो दुकानों में लगे नहीं होती बैनर में यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे जो बिजनेस टर्म में होती है वो 2 टाइप में होती है। 2 टाइप पे सर कौन कौन सी होती है? जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट वन होती है ट्रेड डिस्काउंट और सेकेंड वन होती है कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो नॉर्मल बिजनेस देता ही देता है, मतलब मान लो 20% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट, तो वो डिस्काउंट हो गया जो कि मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस नॉर्मली सब लोगों को प्रोवाइड करता है। बट कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को 20% प्लस में 10% और ये डिस्काउंट देता है। मतलब कि वो लॉयल कस्टमर होंगे जिनको बिजनेस एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट देगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और एक कैश डिस्काउंट मतलब ये भी होता है कि आपसे जल्दी पेमेंट मंगवाना हो। मान लो आपने क्रेडिट में कुछ सेल किया दुकान में,
कोई सामान आपको, तो उससे आपसे उसको जल्दी पैसा अगर निकलवाना है तो वो आपको कैश डिस्काउंट ऑफर करेगा। इसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये डिस्काउंट टर्म था, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी यहाँ पे क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। तो मोटा मोटी हमने यहाँ पे सब कुछ ही मेरे ख्याल से ख़त्म कर लिया। एक होता है लॉस, आपका लास्ट जो बताया टर्म वो होता है लॉस। लॉस मतलब क्या? प्रॉफिट मतलब क्या बताया था मैंने कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये हमारा क्या बनता है? इनकम बनता है। लेकिन जो साल के एंड में निकलता है रेवेन्यू माइनस, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर साल के एंड में निकलता है, और अगर ये नेगेटिव आ गई तो ये नेगेटिव लॉस होता है हमारा बिजनेस के लिए। अगर ये पॉजिटिव आए तो ये प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव आ गई तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा लॉस होता है। तो आज हमने पूरे 5 मार्क्स के लिए 40 में से 5 मार्क्स का अराउंड आने का एक्सपेक्टेशन है कि आ सकता है, 5 से ज़्यादा भी आ सकता है, 5 से कम तो नहीं आएगा। तो ये 5 मार्क्स के लिए हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे बढ़ेंगे। टर्म था ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को ये टर्म जो है, खासकर जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, फिक्टिशियस सेट्स हो गया, डेटर क्रेडिटर, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, इन सब में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस वीडियो को एक बार चाहो, 2 बार, 3 बार, जितने बार देखना चाहो आप देख लेना, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा। तो आज हमने 5 मार्क्स, हम कह सकते हैं कि हमने 5 मार्क्स, 40 में से 5 मार्क्स अचीव कर लिया है। अब 35 मार्क्स का खेल बाकी है, वो भी हम कर लेंगे टर्म 1 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रयास करेंगे कि हर रोज़ एक अकाउंट की, एक मैथ की क्लास आपकी आती रहे। और आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन, जो घंटा होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें, क्योंकि उसमें पार्ट 1 हर क्लास के पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको दिया मिलेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, और किस एरिया में और सुधार की आवश्यकता है। का 40 में से कम MCQ है, तो इस बार 40 में से 40 के बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं, और इस बार स्कोर भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।